हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों सीटेट जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 के लिए मैथ एंड साइंस के क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का प्रैक्टिस सेट आपका 2 होगा। हमने एक और प्रैक्टिस सेट आपका डाल दिया है जिसमें मैथ और साइंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को डाला है। तो आपने अगर वो नहीं देखा है दोस्तों तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चन एग्जाम वाले ही मिलेंगे, एग्जाम की ही फीलिंग आएगी आपको। सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं दोस्तों। तो हमारी क्लास पसंद आए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज के आपके टॉपिक की ओर, मैथ एंड साइंस के क्वेश्चनों की ओर, जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और 30 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो भी टीचिंग में अपना सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये क्लास रामबाण है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, इसमें कुछ निर्देश हैं दोस्तों। आपका 2.5 घंटे का समय रहेगा। कौन कौन से कैसे कैसे आएंगे तो आप इन्हें भी देख लेंगे, ओआरएम शीट कैसे भरते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। भाग 4 है, गणित लेके चल रहे हैं आज आप, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कैसे क्लास ली जा रही है, कौन किस तरह से पढ़ा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरह से ही क्वेश्चन मिलेंगे, इनको कैसे बढ़िया अप्रोच से हल किया जाएगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर हमसे आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके हूबहू क्वेश्चन एग्जाम वाले होंगे, आप इनको सीख करके जाएंगे, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे और आप बना करके आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में अगले महीने या 1-2 महीने बाद आपके वैकेंसी टीचिंग की आने वाली है। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसमें अप्लाई कर पाएंगे, सुपर टेट दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन कहना चाह रहा है यदि, देखिए दोस्तों 51वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 7/3 प्लस अंडूड एन को परिमेय बनाने पर 3 माइनस अंडूड एन प्राप्त होता है, तो एन का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए लिख क्या दिया है 7/3 प्लस अंडूड एन, इसका आप समीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, आप सभी जानते हैं इसको, ये आ गया, ठीक है। अब इसे हल करेंगे, ऊपर वाला तो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्या हो जाएगा 7 कोष्टक में 3 माइनस अंडूड एन, ठीक है। और नीचे वाला वर्गांतर हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और अंडूड एन का वर्ग कितना एन, ठीक है। अब आप यहां से देखिए ऑप्शन से कुछ भी रखिए, हमें आंसर क्या लेके आना है, 3 माइनस अंडूड एन लेके आना है। तो वो तो ये रखा हुआ, तो ये 7 हटाने हैं। अब 7 ये वाले कब हटेंगे, जब यहाँ पर 7 आएंगे, और यहाँ 7 कब आएंगे, जब मैं 9 में से 2 घटा दूंगा तभी तो आएंगे। तो एन की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा 7, और इस 7 से 7 कट जाएंगे, जो आपको चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। तो कितना रखने पर एन का मान, तो एन का मान 2 रखने पर आपको प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर 3/8 से भाग दे दिया। मान ज्ञात करने को कहा गया, अगर उसे करना था गुणा, उसने क्या कर दिया, भाग कर दिया, और इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 अधिक था। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको, सही आंसर निकालना है, कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको सही आंसर कैसे प्राप्त होगा, पहले संख्या प्राप्त करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जो संख्या है वो सही कैसे आएगी, उसे क्या करना था, उसे करना क्या था और क्या कर दिया है उसने, वो हमें आप सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि 3/8 से गुणा करना था, करने के स्थान पर उसने 3/8 से भाग दे दिया, करना था उसे गुणा, यानी कि तो जो सही आंसर आता वो 3/8 से आता, ठीक है। 3/8 किसी संख्या x में गुणा करने पर तो क्या प्राप्त होता है, उसे 3x/8 प्राप्त होता। अब उसने क्या कर दिया कि उसने x में 3/8 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, भाग कर दिया। ये क्या कितना प्राप्त होगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणा 8/3, यानी कि 8x/3, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि जो सही है उत्तर, सही उत्तर से 55 अधिक आया, तो ये बड़ा वाला है, तो इसे हल करेंगे आप। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए दोस्तों क्या है गलत वाला, 8x जो बड़ा आया है वो ये है, इसमें से सही वाला 3x/8 आपने घटा दिया, तो आपका आंसर बचा है 55, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे हल करना है, तो हल करेंगे तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 8×3 = 24 आपका एलसीएम हो गया कितना दोस्तों 24, ऊपर 8×8 = 64 -3 × 9x। अब हल करेंगे बराबर में 55, यहाँ से आएगा, देखिए दोस्तों 55 लिखा मैंने, ये एलसीएम वाले 24 इधर लेके गया मैं, 24 बट्टे यहाँ से घटा दीजिए, तो ये बचेगा कितना, 64 में से 9 गए तो 55 बचेगा, 55 से 55 कैंसिल, तो आपकी जो संख्या है वो कितनी आ गई दोस्तों, 24 आ गई। अब उसने कहा है कि सही उत्तर बताओ, सही उत्तर 3/8 से गुणा करने पर आएगा, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 3/8 से गुणा कर दिया, 8 से ये कट गया, 3×3 = 9, तो 3×3 = 9, तो सही जो उत्तर है वो कितना है, 9 है। 9 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या है, सही आंसर हो गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन कह रहा है एक आकृति, देखिए दोस्तों हमने एक कल प्रैक्टिस सेट आपको कराया था, उसमें भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था और आज भी आ गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, आकृति में कोण SPR = 135 है, SPR ये वाला, तो ये कोण दे दिया उसने कितना है, 135 दे दिया ये। ठीक है, और क्या है PQT, P कहाँ है, ये वाला QT ये वाला 110 दे दिया, तो पूछ रहा है PRQ का मान पूछ रहा है, PRQ ये वाला मान आपसे पूछ रहा है, PRQ का मान पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों कोई भी लाइन अगर सीधी है तो उस पर 180 अंश का कोण बनता है, तो मैं यहां से देखूं ये वाली लाइन पूरी एक सीधी है, यहाँ पर भी कितना बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी ये लाइन सीधी हो जाएगी, यहाँ भी 180 का बनेगा, तो 180 में से ये देखिए 180 में 110 निकाल देंगे तो ये अंदर वाला आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 70 आ गया। ठीक है, अब 180 में से 135 घटा देंगे आप, तो कितना बचेगा, ये अंदर वाला आ जाएगा 45। अब जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है दोस्तों, 180 होता है, तो मैं 180 में से अगर मैं 70 + 45 को घटा दूं तो मेरा कोण ये आर वाला आ जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये यहां से 180 - 115, तो हल करके आ जाएगा आपका 65 अंश। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 65 अंश आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए 94 कह रहा है लोहे के बने 3 घनों जिनकी भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी हैं को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इस नए बड़े घन की भुजा कितनी लंबी होगी, यानी कि भुजा निकालनी है नए घन की कितनी लंबी होगी। अब देखिए दोस्तों ये 6 सेमी का घन है, 8 सेमी का है और कौन सा है 10 सेमी का, इनको मिलाकर के बनाया है, तो पहले इनका घन निकाल लो। तो 6 का घन पहले वाले का निकालें, घन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू, तो 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू, तीनों को हल करके मिला दो, तो ये हो जाएगा 216, 512, घन आपको याद होने चाहिए 1000। आपने इनको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद आएगा ये 1728। अब नया घन का ये क्षेत्रफल है, इसका आप घनमूल ले लीजिए, तो ये आ जाएगा, ऐसे घनमूल लेंगे आप, तो ये हो जाएगा कितने का घन है, 12 का, तो जो नया घन होगा उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में रखा हुआ है 12, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कितनी सिंपल अप्रोच से हमने बताया आपको, इसी प्रकार से एग्जाम में बना लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आ रही लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े 78, 56, 23, 34, 45, 54, 39, 84, 54 का माध्यांक होगा। माध्यांक आपको क्या करना है, निकालना है। तो माध्यांक आप कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखते हैं दोस्तों, जो भी संख्या दी जाए उनको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो मैं आरोही क्रम में लिख रहा हूं। यहाँ से देखिए पहले क्या आएगा, सबसे छोटा 23, 23 के बाद 34, 39 आप देखते चलेंगे। ठीक है, 45, उसके बाद 54, फिर से 54 है, 2 बार है,
ठीक है। 54 के बाद कितने हैं दोस्तों? 56 है। 56 के बाद कितने हैं? 78 हैं। 78 के बाद कितने हैं? 84 हैं। अब इनको काउंट करो, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n का जो मान है दोस्तों कितना हो गया? 9 हो गया। n ये 9 कैसा है? विषम है। कैसा है? विषम है। विषम हो तब माध्यांक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यांक का फॉर्मूला होता है n+1 बटे 2 वहां पद। ठीक है। अब n का मान रख दो यहाँ पर, तो n का मान कितना? 9 + 1 बटा 2 यानी कि 10 बटे 2। ये काट देंगे तो कौन सा आएगा? 5वां पद आ जाएगा। अब 5वां पद कौन सा है? ध्यान से देखेंगे, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये 5वां है। तो 5वां क्या हो जाएगा? 54। तो आपका माध्यांक कितना हो गया? 54 हो गया। ठीक है। तो 54 किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखा दोस्तों आपने, बहुत ही अच्छे से हमने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन 96वां कह रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का लासा दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? लासा दे रहा है। ठीक है। दो प्राकृतिक संख्याओं का लासा 36 है और उनका योग 30 है। कितना है? 30 है। ठीक है। तो अब वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? संख्या निकालनी है। ठीक है। देखिए दोस्तों, दो प्राकृतिक संख्याओं का लासा 36 दे दिया, योग दे दिया 30, संख्या ज्ञात करनी है। अब संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 36 जो है लासा है। अब यहाँ पर मासा तो दिया नहीं गया है, तो जो 36 है उसमें भी तो मासा उपस्थित होगा, तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहले तो आपको यहाँ पता होना चाहिए 36 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। 36 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का, 4, 6, 9 चौके 36 होता है, 12, 18। ठीक है। और खुद एक 36, ये इसके फैक्टर हो गए। अब कह रहा है कि इनका योग कितना है? 30 है। अब इसमें से दो संख्याएं ऐसी ले लो जिनका योग क्या हो जाए? लासा 36 हो जाए और योग 30 हो जाए। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो दो संख्याएं हैं, ये वाली, इनका 12 प्लस में 18 कर दूं तो जोड़ के 30 हो जाएगा। वही तो इसने कहा है कि योग कितना है? 30 है। तो किन संख्याओं से है? 12 और 18 से आ गया है। तो आपका यही क्या होगा? आंसर होगा। संख्या कौन सी होंगी? 12, 18 हो जाएंगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड में रखी है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन नंबर। कैसे होगा ये देखिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 25,034 की पावर है 153 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? यानी इकाई स्थान का अंक आपको निकालना है। इकाई स्थान आप कैसे निकालते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए, इकाई स्थान निकालना हो, तो आपको पूरे सवाल से कोई मतलब नहीं। जो इकाई स्थान पर जो अंक रखा हुआ है उसको लेके आप अलग रख लेंगे। अब जो ये संख्या है इसमें लगाएंगे 4 का भाग। इकाई स्थान में 4 था बोल लिया, अब इसमें 4 का लगाना, 4 से कम न ज्यादा, सिर्फ 4 का भाग लगाना है। तो 4 का भाग आप 153 में 4 का आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, बचे कितने? 3, और 8 चौका 32। ठीक है। तो बचा कितना? 1 बच गया। ठीक है। तो 4 की घात 1 हो जाएगा। 4 की घात 1 का मान 4 ही होता है, इसलिए आपका इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा? 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 98, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है। इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है? क्या निकालना है? बड़ी भिन्न बतानी है। कौन सी बड़ी भिन्न होगी? तो पहले तो आपको भिन्न पता होनी चाहिए, उसके बाद पता होनी चाहिए कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? दो संख्याएं मान लीजिए। क्या कहा है? दो भिन्नों का, तो आपने दो संख्याएं मान ली। ठीक है। ध्यान से समझेंगे आप दोस्तों। देखिए, दो संख्या आपको पहले माननी होंगी। क्यों माननी होंगी? क्योंकि वो कह रहा है कि उनसे ही आंसर निकालना बाद में। दो भिन्न मान ली, एक मैंने मान ली x और एक मान ली y। अब कहा है उसने दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x इंटू बाई का मान दे दिया उसने 14/15 दे दिया। ठीक है। और क्या कहा है? भागफल, यानी कि और दूसरा क्या दे दिया? x/y का मान दे दिया उसने 35/24। ठीक है। ये उसने दिया है। अब क्या करेंगे? दोनों का गुणा कर दो दोस्तों। x बाई इंटू एक्स इंटू बाई बराबर 14/15 इंटू 35/24। गुणा करेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा। अब यहां से काट दो। कैसे कटेगा ये? 5 से इसे काटेंगे, 5 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों? 5 से इसे काटो 3 बार, 5 से इसे काटो 7 बार। ठीक है। अब क्या कटेगा?
2 से इसे काट दो, ये काटो 7 बार और 2 से इसे काट दो 12 बार, ठीक है। तो 7 7 49 हो जाएगा और 12 3 36 हो जाएगा। एक्स का एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 49/36। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर 7/6, वर्गमूल ले लिया मैंने, ठीक है। 7/6 पहली भिन्न आ गई। अब यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो बाई का मान निकालेंगे आप, तो एक्स का मान रखेंगे यहाँ पर इस वाले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14/15 और ये एक्स उधर जाएगी तो उल्टा होके 6/7 आ जाएगा। यहाँ से हल कर लो, ठीक है। तो ये 7 से ये कटेगा 2 बार, ठीक। तो 2 बार काटने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ये और कुछ कट रहा है, हाँ 3 से इसे काटेंगे 2 बार, 3 से इसे काटेंगे 5 बार। तो जो बाई का मान है 2 दूना 4/5 आपका आ गया है। अब कह रहा है बड़ी भिन्न कौन सी है, इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। आपके पास 2 भिन्न आ गई हैं, एक तो एक्स आ गई, कितनी आ गई है दोस्तों 7/6, और एक बाई आ गई, कितनी आ गई 4/5, 7/6। और इसको भाग लगाएंगे, 6 एकन 6 बचा 1 दशमलव लगाया, 6 दूनी 12 होते 6 एकन 6 बचे 2 20 हो गए, 6 तिया 18। इस प्रकार से अब यहाँ पर भाग लाएंगे, 5 का भाग लाएंगे, 5 8 40, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूछ रहा है, क्या पूछा उसने, बड़ी भिन्न पूछी है। तो बड़ी भिन्न ये आ गई, ठीक है। तो बड़ी भिन्न क्या सी एक्स, एक्स का मान कितना है 7/8, 7/6, 7/6 किस में रखा है, तो 7/6 रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन क्या है, उससे पहले मैं आपको ये इरेज कर दूं दोस्तों, ठीक है। आप अच्छे से समझते चलें, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, और जब आएंगे अगर आपने नहीं सीख पाए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, तो आप अच्छे से समझिए और इनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से देखिए, नोट कीजिए इनको, और फिर भी ना आए समझ में तो हमें कमेंट कीजिए, जिसमें हम दोबारा से आपको ये बताएंगे, ठीक है, एक और क्लास में। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 99 क्वेश्चन नंबर 99 है, कह रहा है 2 टिकटों में क्रमशः 2 टैंकरों में 850 लीटर 680 लीटर पेट्रोल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप दे, पूरा पूरा माप दे। तो उसकी क्या होगी क्षमता, वो पूछ रहा है आपसे, अधिकतम धारिता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए इनमें क्या निकालते हैं, कैसे हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को करना होगा। तो सबसे पहला काम है हमारा कि जो भी क्षमता लीटर दिया गया क्या है 850 दिया है। अब इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। आप ऐसे न कर पाए तो इस प्रकार से लिख करके कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। पर फैक्टर आपको करने हैं, 2 से काटेंगे, ठीक है 4 और 2 दूना और ये 5, फिर काटेंगे आप 5 से, तो 5 से 5 8 40 55 25, फिर 5 से काटेंगे तो 17 5 85, तो फिर 17 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये फैक्टर कर लिए। इसी प्रकार से 680 के फैक्टर कर लो, तो 680 के फैक्टर को होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 17। अब क्या है पूरा पूरा माप सके, तो इनमें से जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है, ये वाला 2 कॉमन है, ये 5 कॉमन है और ये 17 कॉमन है। जो कॉमन है उनको निकाल लो, इन्हें कहेंगे हम सार्वगुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 17, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 170। 170 लीटर का जो पीपा है उसको चाहिए, जिससे वो पूरा पूरा मापा जा सकता है। तो 170 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में रखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं हम, आप अच्छे से क्वेश्चन बनाइए, सिंपल तरीके से एग्जाम में कीजिए, अपना एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 100 में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए अध्यापक निम्न में से किस अध्याय से शुरू कर सकता है। क्या क्षेत्रफल की अवधारणा को परिचय कराने के लिए अध्यापक निम्न में से किस अवधारणा से शुरू कर सकता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना, आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा है इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों को क्षेत्रफल ज्ञात करना। तीसरा है विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों का स्पष्ट करना। चौथा है हथेली पत्ते पेंसिल
नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना कराना। तो इसमें से जो क्या है आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, बच्चे छोटे हैं, ठीक है, मगर जूनियर वाले हैं तो इतने छोटे भी नहीं है, तो आपको क्या करेंगे, उनको प्रयोग, प्राकृतिक चीजें प्रयोग करके दिखाएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला सूत्र आ गया, सूत्र याद करने के लिए ये वाला आंसर होगा नहीं, ठीक है। यहाँ कह रहा है आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, डायरेक्ट वो कैसे गणना कर लेंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है विभिन्न आकारों की क्षेत्रफल की सूत्र इसमें भी आ गया, ये भी गलत होगा। तो आपका यही चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा कि हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक, जो उनके पास सामग्री है, प्राकृतिक चीजें हैं, उन वस्तुओं की सहायता से पहले तुलना करवानी है। क्या करवानी, तुलना करवानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, वो फोर्थ आपका क्या है, राइट आंसर हो गया है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 101 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किसी शहर में पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या में 12:13 का अनुपात था हो, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, ठीक है। पहले क्या कहा है उसने, पुरुष, फिर कहा है महिलाएं, तो यहां से आपको परसेंट निकालना है। तो महिलाएं यहां पर कह रहा है मेल और फीमेल, ठीक है, तो मेल 12 है, फीमेल 13 है, तो परसेंट पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 13 महिलाएं हैं, कितने की हैं, टोटल की है ना, तो टोटल जोड़ दो इनको, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, 25। अब परसेंट में पूछ रहा है, परसेंट के लिए 100, ठीक है। अब यहाँ से हल कर लो तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 13 चौके 52, कितना दोस्तों, 52। तो कितना आ गया, 52% महिलाएं हैं। तो 52 किस में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया है। देखा आपने कितने बेहतरीन तरीके से आपने समझा है दोस्तों, सिंपल वे में समझिए और हल कीजिए। आगे है अगला क्वेश्चन 102, एक 30 सेमी भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, तो बने हुए बेलन का वक्र प्रस्थ कितना होगा। बेलन का वक्र प्रस्थ आपको क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे आप बेलन के वक्र प्रस्थ को, तो आपको सबसे पहले क्या है कि फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तब फॉर्मूले नहीं पता है, कोई बात नहीं है दोस्तों। जब आप एग्जाम में बैठे उस समय आप सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद करके जाएं, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस दे पाए और सीट सुनिश्चित कर पाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कहा है उसने, कागज का 30 सेमी भुजा वाला वर्गाकार कागज को मोड़ना है, उससे वक्र प्रस्थ निकालना है। तो 30 सेमी वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है, 30 है, 30 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 900, ठीक है, सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है इसे मोड़ना है, मोड़ने के बाद बेलन का वक्र प्रस्थ बनाना है। अब दोस्तों एक बात सोचिए कि जो भी बेलन कागज होगा वो मोड़ के बनाना है, तो वो कागज क्या कम हो जाएगा, उसका वक्र प्रस्थ क्या क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो बेलन का वक्र प्रस्थ ही वो वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर वक्र प्रस्थ पूछा गया है, तो जब वक्र प्रस्थ पूछा जाएगा तो रहेगा तो उतना ही जो कागज है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 900 सेमी स्क्वायर ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 900 सेमी स्क्वायर किस में रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 103 क्वेश्चन, यदि x की घात x 2 की घात x प्लस 1 प्लस x की 2 की घात x माइनस 1 बराबर 80 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए दोस्तों, आप इसको बनाएंगे कैसे, देखिए 2 की घात x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस 1 है, मैं इनको अलग करके लिख रहा हूँ, क्यों, गुणा में घात जोड़ी जाती है, जोड़ी गई होंगी तो अलग भी कर सकते हैं। प्लस लगाया मैंने, 2 की घात x इंटू 2 की घात माइनस 1 बराबर कितना है, 80, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 2 की घात x मैंने यहाँ से कॉमन ली तो बचा क्या, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर बचा कितना, प्लस ये बचा, तो ये माइनस का प्लस का करेंगे बट्टे में लिखते हैं, तो ये 80 हो गया, ठीक है। यहाँ से हल कर लो इसे, तो 2 की घात x 2 दूना 4 और 1 5/2 बराबर 80, तो ये हो जाएगा 2 की घात x बराबर उधर लेके जाएंगे तो 80 गुणा 2/5, 5 से इसे काट दो 16 बार और ये गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 32। अब 2 की घात x बराबर 2 की घात 32 को लिखते हैं 2 की घात 5, तो यहाँ से आधा समान हो गए तो घातें बराबर हो जाती हैं, तो x का मान जो है दोस्तों कितना आ गया, 5 आ गया है। देखा दोस्तों आपने कितने अच्छे से ढंग से हमने आपको बता दिया है, और x का मान कितना आ गया, 5, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर है 104। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इसी प्रकार से एक समीकरण दे रहा है, इसमें भी
और मान पूछ रहा है, मूल दे रहा है अल्फा और बीटा। मैं इसे इरेज कर रहा हूं जिससे आपको यहाँ पर जगह हो जाए हल करने के लिए। देखिए दोस्तों, हमसे आप जुड़े रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे हम आपको इतने बेहतरीन अच्छे से बताएंगे कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हम सीख करके आए हैं, हम अच्छे से बना पा रहे हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा आपका कि आप जो क्वेश्चन और नहीं आ रहे हो उनमें भी आपका दिमाग लग जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 7 के मूल अल्फा बीटा हो तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि समीकरण को सही बनाना, समीकरण को सही लिखना। अब समीकरण को सही कैसे लिखेंगे, समीकरण सही तो नहीं दिया है, तो इसे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर। अब ये वाली एक्स और 7 इधर लेके आऊंगा तो माइनस एक्स माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया समीकरण। अब हमारा समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसे तुलना करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 1, बी का मान आ जाएगा -1 और सी का मान आ जाएगा -7। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब मूल दिए हैं कौन कौन से, एक अल्फा एक बीटा, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, तो -b/a होता है। माइनस तो यहाँ पर है और बी का मान भी माइनस का है, तो 1/1 बराबर 1 हो गया। ऐसे ही अल्फा इंटू मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, सी का मान -7 1 हो गया, आंसर आपका -7। अब जो निकालना है उसे लिखो, क्या निकालना है, अल्फा प्लस बट्टे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कैंची का गुणा करने पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, बीटा स्क्वायर। अब इसे कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों कितना, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान 7 है, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 बट्टे -7। ठीक है, अब ऊपर हो गया 15 और बट्टे में हो गया -7। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया है, जो कि किसमें रखा है, -15/7, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, आपने पूरा मैंने आपको हल करके बताया है एक एक पद। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको बनाएंगे, क्योंकि कोई भी गलती की गुंजाइश आपसे नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि गलती करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन भी निकल जाएगा हाथ से। तो क्वेश्चन भी नहीं निकालना है, हमें सब कुछ करना भी है और हमें अपना 100% दे करके एग्जाम क्वालिफाई करके आगे बढ़ना है, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी आपकी आने वाली है। अगर अभी एग्जाम पास नहीं कर पाया, पता नहीं यूपी टेट होगा कि नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, वैकेंसी उससे पहले आ गई तो आप पछताएंगे। इससे अच्छा है कि आप इसमें मेहनत कर लीजिए, कुछ दिन बचे हैं उनमें, तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 105। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, यदि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण से दोगुना लंबा है तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ठीक है, एक वर्ग है, उसका जो विकर्ण है वो दूसरे से कैसा है, दूना है। ठीक है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वर्ग है, यहां से समझने वाली बात है कि विकर्ण जो है, विकर्ण हम डी मान लेते हैं, पहला है डी और दूसरा। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि पहले वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगुना है, मतलब ये वाला दूना है किससे, दूसरे विकर्ण से। ठीक है, ये आ गया। यहां से आप देखेंगे तो क्षेत्रफल आप बनाएंगे जब, तो हो जाएगा यहां से इनका, ये दोनों हो गए, तो अब यहां से अनुपात कितना आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है ना, अब ये तो है विकर्ण का, अब क्षेत्रफल निकालना तो वर्ग करेंगे, तो दोनों का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो आपका जो अनुपात आएगा क्षेत्रफल में वो कितना आएगा, 4:1 आ जाएगा, जो कि किस में रखा है, 4:1, तो ऑप्शन नंबर 4 में रखा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 106 कह रहा है, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है वो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, 1 किलोग्राम कितना परसेंट है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या कहा है, पूछा है उसने 1 ग्राम, ऊपर रखा, कितने से तुलना करनी, 1 किलोग्राम से, तो 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम होते हैं। परसेंट में पूछ रहा, परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दी, बचा क्या, 1/10। 1/10 को हम कितना लिखते हैं, 0.1।
तो 0.1% हो गया। कितना हो गया? 0.1 किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब एक दे रहा है ये ग्राफ वाला, ये कल वाली प्रैक्टिस में सेट में भी आया था और आज में भी है, तो ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप बनाएंगे इसे। क्या रहा है? नीचे दिए गए ग्राफ पढ़िए तथा प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये ग्राफ दे रहा है, अंक है, विषय है, ठीक है। तो देखेंगे आप यहां से अंग्रेजी क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी, गणित तथा इतिहास के औसत अंक हिंदी विज्ञान के औसत अंकों का कितने % हैं? ठीक है, क्या पूछ रहा है? अंग्रेजी, गणित और इतिहास। तो अंग्रेजी, गणित और इतिहास लिखेंगे आप। अंग्रेजी में कितने हैं? 55 है, ठीक है। और गणित में कितने हैं? 90 हैं, प्लस क्या दे रहा है? इतिहास में कितने हैं? 80 हैं। इनका औसत निकालने के लिए योग करके भाग लगाना है। तो योग हो गया आपका 225 बट्टे कितना है दोस्तों? 3 संख्या है, 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 का भाग लगाएंगे आप यहां से, तो यह आ जाएगा 75 बात जाएगा, ठीक है। तो आपका औसत आ गया। अब आगे का हिंदी और विज्ञान। तो हिंदी में कितने हैं दोस्तों? 40, विज्ञान में कितने हैं? 20 बट्टे कितना? 2, औसत निकालेंगे 60, 60 बट्टा 2 यानी कि 30 हो गया। पूछ रहा है कि जो ये वाला ये कितना % है? किससे? इससे, ठीक है। तो % निकालना यहां से देखेंगे, 75 पूछ रहा है, किससे तुलना करनी है? 30 से, 30 बट्टे में आएगा, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, तो 0 से 1 0 काट दी, 3 से ये काट दो 25 बार, और 25 का 10 में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 250% हो गया, ठीक है। तो कितने % है दोस्तों? 250% किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर 2 में रखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 108 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि एक ऑपरेटर ये जो चिन्ह दिया है को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करता है। ये कह रहा है 4 ये चिन्ह दिया है, इस तरह से लिखा जाए, और 5 प्लस इतने को इस तरह से लिखा जाए, तो पूछ रहा है इतने को इस तरह से लिखा जाए तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होना चाहिए? यहां पर इस वाले को कैसे लिखेंगे? मतलब इतना है लिखने का, ठीक है। सबसे पहला काम है, दे क्या रहा है वो करना है। तो 4 और ऑपरेटर 3 दिया है, तो इसे लिखा उसने 4 लिखा, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, ठीक है। इसी प्रकार से 5 ऑपरेटर 4 लिखा है, तो उसने 5 लिखा प्लस 6 लिखा प्लस कितना लिखा दोस्तों? 7 लिखा प्लस कितना? 8 लिखा। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। अभी और देखेंगे, ऑपरेटर दे रहा है, कितना दिया है? 4 दिया है, यहाँ भी कितना दिया? 4, तो 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा और 9 लिखा। इससे मैं क्या अनुमान निकालूं? देखिए दोस्तों, पहला जो पद है वो सेम रख रहा है, पीछे वाले पद जितना है उतनी बार लिख रहा है। तो 4 लिखा, 4 के बाद 3 पद लिखे हैं, 3 है यहाँ पर, तो 3 4 5 6, यहाँ पर 5 के बाद लिखना, 5 से स्टार्ट करना, कितने पद लिखे? 4, क्यों 4 लिखा है तो ये 4 लिख दिए। यहाँ भी देखो 6 से स्टार्ट करना, 4 ही पद यहाँ भी लिखने हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका जो दे रहा है, जो निकालना है दोस्तों, वो हमें इसी प्रकार से निकालेंगे, उतनी ही बार लिखेंगे जितनी बार वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है n ऑपरेटर 8, ठीक है। तो n का जो मान है 8 बार लिखना है। क्या लिखेंगे? n प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 प्लस n प्लस 4 प्लस n प्लस 5 प्लस n प्लस 6 प्लस n प्लस 7, ठीक है। कितने हो गए? 8 हो गए, 8 हो गए दोस्तों, ठीक है। अब इन सबको ऐड करके लिख दो, बस वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो n कितनी हो गई दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 n हो गई, ठीक है। अब जो संख्या है वो जोड़ दो, ठीक है। तो ये संख्या जोड़ के हो जाएंगी कितनी? 28। तो 8n प्लस 28 आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों, जो कि किस में रखा है? तो ये रखा है ऑप्शन नंबर 4 में रखा है। 4 नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2n है, तो ये कौन से में रखा है दोस्तों? 8n प्लस 1 में रखा है, 8n प्लस 28 ऑप्शन नंबर 1 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है दोस्तों। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 109, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 15 18 तथा 27 से पूर्णतः विभक्त हो, पूरी तरह से विभक्त हो, और वो कैसे होनी चाहिए? 5 अंकों की बड़ी संख्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या। तो आप क्या कैसे निकालेंगे? पहले तो देखो 12 15 18 और 27 का एलसीएम कितना होगा? क्या एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा दोस्तों इनका 540। अब बड़ी संख्या क्या होगी?
5 अंकों की, तो ये हो जाएगी 5 बार 9 लिख दो, बड़ी संख्या आ गई। इसमें आप 540 से लगा दो भाग, कितने से? 540 से। जब भाग लगाएंगे आप तो कितना बार जाएगा? तो यहाँ पर जो लास्ट में आप भाग लगा के देख लेना दोस्तों, शेष बचेगा 99। क्या बचेगा? शेष। तो इसमें से आप शेष घटा देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ से शेष घटाने के बाद? तो संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर 3 4 4 नहीं 99 घटाना तो ये आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने शेष देखो 540 का भाग लगाएंगे, भाग लगाने में शेष बचेगा 99, तो शेष बचेगा उसी में तो भाग नहीं जाएगा, तो शेष वाले को संख्या में से पूरे में से घटा दिया मैंने। तो कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 99,900 आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। 99,900 किसमें रखा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सेकंड में रखा है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। पहले विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों? तो 40 हैं। कितने हैं दोस्तों? पहले हमें विद्यार्थी देखने हैं, कितने हैं? तो 40 विद्यार्थी हैं। 40 का गुणा करूं मैं 15 में तो बच्चों की जो विद्यार्थी उनका योग आ जाएगा, तो 0 लगा दी, 15 चौका 60, 600 हो गया। अब व्यक्ति कितने हो गए दोस्तों? 41 हो गए। औसत कितना हो गया? 16 हो गया, क्योंकि अध्यापक भी शामिल हो गया है। अब इनका गुणा करेंगे आप, 16 एकन 16 की 6 हासिल 1 हो गया, 16 चौके 64 और 1 65, तो कितना आ गया? 656 आ गया। अब इसमें इस वाले पद में विद्यार्थी भी हैं और शिक्षक भी है, इसमें विद्यार्थी हैं तो मैं अंतर करूंगा तो विद्यार्थी निकल जाएंगे, शिक्षक रह जाएगा। तो शिक्षक का हमें निकालना है, शिक्षक, तो क्या हो जाएगा? अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 56 वर्ष आ जाएगा। कितना दोस्तों? 56 वर्ष, जो कि आपका राइट आंसर है दोस्तों। किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में रखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 100 कौन सा दोस्तों? 111। हमें ऐसी पाठ्य पुस्तकें विकसित करने की जरूरत है जो बच्चे के लिए करें। तो खाली स्थान है वो भरना है। क्या आएगा यहाँ पर? हमें कैसी पाठ्य पुस्तकें करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, आज हम एक ऐसे निर्णायक मुकाम पर हैं जहां पर हम सबको शिक्षा की गारंटी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है। इसलिए एक ऐतिहासिक जरूरत है कि हम बच्चों की को उच्च गुणवत्ता की गणित शिक्षा प्रदान करें। कैसे? उच्च गुणवत्ता वाली। ठीक है, इसके लिए हमें पाठ्य पुस्तकें जो है विकसित करने की आवश्यकता है। पाठ्य पुस्तकें क्या करने की जरूरत है? विकसित करने की, जो बच्चे की सफलता की कल्पना करें। बच्चे की सफलता की क्या करें? कल्पना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। उच्च गुणवत्ता के लिए हमें बच्चों की सफलता की कल्पना करनी होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, विद्यार्थियों में गणित के प्रति डर का क्या कारण होता है? विद्यार्थी क्या करते हैं? बच्चे गणित से डरते हैं, तो उस डर के लिए हमें क्या करना होगा वो आपको बताना है। क्या करेंगे जिससे उन बच्चों का क्या हो जाए? डर खत्म हो जाए या कम हो जाए, और वो अच्छे से इस विषय को भी और विषयों की तरह अच्छे से सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों में गणित के डर के लिए हमें क्या करना होता है? हमें क्या ऑप्शन है? गणित की संचयी प्रकृति, गणित की प्रकृति संकुचित करनी है कि गणित की बृहत्तम प्रकृति, दीर्घा प्रकृति। तो ये है संचयी प्रकृति, यानी कि उसको खोल के एक एक चीजें बतानी है। गणित की संचयी प्रकृति बनाएंगे, कारण करेंगे, तब बच्चे क्या है डर का क्या ये इसका कारण हो जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों में गणित के प्रति डर का क्या कारण है? कि उसकी प्रकृति कैसी है? संचयी है, यानी कि उसमें याद करना पड़ता है, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो संचयी प्रकृति है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं? डरते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या रहा है अगला? निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? गणितीय प्रक्रिया नहीं, इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया जो गणित की नहीं है? कंठस्थ करना है, मापन है, साकार कल्पना करना है, या अनुमान लगाना है? देखिए दोस्तों, मापन, अनुमान, कल्पना ये जो है वो होते हैं, परंतु जो ये है आपका कंठस्थ करना है, ये नहीं है। ये तो किसी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पूछ रहा, नहीं वाला पूछा था, नहीं क्या नहीं वाला लगाएंगे तो कंठस्थ करना यहाँ पर नेगेटिव होता है, इसलिए आपका ये आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 114 कह रहा है, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बात का ध्यान रखना है दोस्तों? तो वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है छात्रों में कठिन अभ्यास करना, तो कठिन शब्द आ गया यहाँ पर, ये नहीं होगा। सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, नहीं कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं, उनको अलग से शिक्षा देने की जरूरत होती है दोस्तों। देखते हैं इस
छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, ये भी हो सकता है। छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं को अधिक से अधिक कमी निकालना, ये भी गलत है दोस्तों। तो इनमें से सबसे ज्यादा सही जो है वो कौन सा है, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वो अच्छे से गणित में रुचि लेंगे और सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 115वां, अंकगणित शिक्षण का महत्व है। अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या है वो आपको बताना है। घरेलू कार्यों हेतु है उसका उपयोग, व्यवहारिक उपयोग हेतु है, मजदूरी और व्यवसाय हेतु है, या सभी है। तो जो अंकगणित है दोस्तों उसका उपयोग सभी में होता है। मजदूरी व्यवसाय में भी, हिसाब किताब में, घरेलू कार्यों में भी होता है और व्यवहारिक रूप में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सभी क्या है, राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित क्या है दोस्तों, सभ्यता का दर्पण है। इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन सा मूल्य झलकता है, कौन सा मूल्य इसमें झलक रहा है वो आपको बताना है। सांस्कृतिक है, सामाजिक है, अनुशासन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है क्या कह रहा है, सभ्यता। सभ्यता में संस्कृति, तो सांस्कृतिक मूल्य झलक रहा है, या इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 117, गणित मापन परिणाम तथा दिशा का एक क्या है, समाज है, समूह है, प्रयोग है, विज्ञान है। तो क्या है यहाँ से, तो ये विज्ञान है। गणित मापन परिणाम तथा दिशा का विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है। गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है, किसका गुण है वो बताना है। मूर्त होना है, सांकेतिक होना है, आक्रामक होना है, या रसहीन होना है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मूर्त होना है, मूर्त मतलब दिखाई देना, मूर्त होना है संरचना का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 119 क्वेश्चन पर। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस योग्यता का विकास होता है। गणित के अध्ययन से किस योग्यता का विकास होता है, आगमन करने का, निगमन करने का, सामान्यीकरण करने का, ये सभी। तो आपका आंसर कौन सा होगा, गणित के अध्ययन से सबका विकास होता है, आगमन का भी होता है, निगमन का भी होता है, सामान्यीकरण का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सभी क्या है, राइट आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है वो बताना। आत्मविश्वास का होता है, आत्मनिर्भर का होता है, तार्किक सोच का होता है, ये सभी होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आत्मविश्वास का भी विकास होता है, आत्मनिर्भरता का भी होता है, तार्किक सोच का भी होता है, और ये सभी, यानी कि यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला है, यहाँ तक दोस्तों आपका गणित का जो टॉपिक है 30 क्वेश्चन आपने समाप्त कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो क्या रहे आपका भाग 5 विज्ञान। ठीक है, तो अब हम विज्ञान के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे दोस्तों। विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए दोस्तों, विज्ञान का क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थियों को प्रतिदिन लगभग 2200 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है एवं अधिकांश कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इसकी पूर्ति के लिए उसे प्रतिदिन कितना खाना चाहिए, प्रतिदिन कितना भोजन करना चाहिए जिससे उसके इस जरूरत को पूरा किया जा सके। वो आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है कि कितना उसे भोजन दिन भर में करना है जिससे उसका उपयोग पूरा हो जाए। ठीक है, तो यहां से आप यहां पर याद रखेंगे, जो भी बच्चे हैं या कोई भी है, क्या करना है आपको, विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितना भोजन, 2200 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है एवं अधिकांश कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। किससे, कार्बोहाइड्रेट से। इसकी पूर्ति के लिए उसे प्रतिदिन कितना खाना चाहिए, तो उसे दोस्तों आप सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते तो याद कर लीजिए, उसे प्रतिदिन 320 जो कैलोरी है, इतना भोजन कार्बोहाइड्रेट, 320 ग्राम अनाज, चावल, गेहूं आदि खाना चाहिए जिससे उसको इतनी कैलोरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 122 क्या रहा है दोस्तों, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। ठीक है, तो बताना, अधिकांश ऊंचाई पर वायु नहीं होती, इसलिए अधिकांश ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, इसलिए अधिकांश ऊंचाई पर वायु ताप भूतल के ताप से अधिक होती है, इसलिए पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है दोस्तों, वो आपको बताना है, कौन सी कमी के कारण ले जाते हैं। तो पर्वतारोही ऑक्सीजन का सिलेंडर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अधिकांश ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। जब कम होती है तो उन्हें जरूरत पड़ती है, इसलिए वो क्या करते हैं, सिलेंडर को ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग होता था। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति समय मापन के लिए प्रयुक्त होती थी उस समय, वो आपको बतानी है। कौन सी उस समय होती थी? धूप घड़ी, चाल घड़ी, फर्श घड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा, हमारे बड़े बूढ़े जो हैं, हमारे मम्मी पापा, उनके भी मम्मी पापा यानी कि हमारा दादा दादी, पहले जब घड़ियां नहीं थी तो धूप को देख करके अनुमान लगाते थे इतना समय हो रहा होगा, तो उस समय धूप घड़ी का प्रयोग होता था। किसका दोस्तों? धूप घड़ी का। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, जब हम एक बर्तन में चीनी को गर्म करते हैं तो वह ताप जिस पर चीनी पिघल जाती है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, बाष्पन कहलाता है, गलनांक कहलाता है या ऊर्ध्वपातन कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है गलनांक, क्योंकि वो गलती है तो इसीलिए वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे आ जाता, सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 125, बाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। क्यों लाभदायक होता है वो आपको बताना है। रसारोहण के मदद मिलती है, इसलिए खनिज पदार्थों का जल का अवशोषण होता है, इसलिए पौधों को ताप क्रम बनाए रखने में सहायता मिलती है, इसलिए यह उपयुक्त सभी किसके लिए होता है? तो ये सभी के लिए बाष्पोत्सर्जन होता है, तो रसारोहण में भी मदद मिलती है, खनिज पदार्थों का जल अवशोषण भी होता है, पौधों का तापक्रम में भी सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? राइट आंसर है। ये सभी पॉइंट क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 126, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? प्रयोगशाला में अगर हम जल जाते हैं तो अधिक पानी से धोना चाहिए, मगर धोने से पहले वैसलीन लगाने से पूर्व, धोने के बाद वैसलीन लगाने से पूर्व कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए वो आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना, साधारण नमक लगाना, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना, उसके बाद वैसलीन लगाना, या चौथा है सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल से धो लें, फिर पुनः पानी से धोएं, उसके बाद वैसलीन लगाएं तो आपको जलन नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया है। विज्ञान के बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको वहां पर समझ में ना आए, इसलिए आप अच्छे से इनको देखिए। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं उन्हीं टॉपिकों को आप किताब में भी पढ़िए, जिससे आप अच्छे से वहां पर क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन 127 कह रहा है, रमा ने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा। ठीक है, रमा है कोई लड़की, अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में, पीपा जो होते हैं, टीन कहते हैं, नीम की पत्तियों को रखते देखा। रमा के द्वारा कारण पूछने पर माँ ने एक उत्तर दिया। अब क्या उत्तर दिया होगा वो आपको क्या करना है? बताना है। उत्तर दिया उसने, पहला ऑप्शन है, इन्हें डालने पर चूहे अनाज नहीं खाते, इन्हें डालने पर अनाज सूखता नहीं है, इन्हें डालने पर क्या लिखा है? पीकड़ों एवं सूक्ष्म जीवों से गेहूं सुरक्षित रहते हैं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन, इन्हें डालने से अनाज सूखता नहीं, अनाज पहले से सूखा, ये गलत हो गया। अनाज चूहे नहीं खाते, चूहे लोहे का नहीं खाएंगे, अनाज सूखता नहीं, ये भी पहले से सूखा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, डालने पर कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव नहीं लगते, सुरक्षित रहता है, उसमें नहीं लगते, इसलिए हम डालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 128 कह रहा है आपसे, वायुमंडल में वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है क्योंकि आकाश में होता है। क्या होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता है, पेन में तरल का घनत्व कम हो जाता है, या 2 और 3 दोनों सही हैं। कौन सा सही है दोस्तों आपको वो बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए वहां पर नाक में से खून भी आने लगता है कभी कभी, और स्याही में से पेन में स्याही निकलने लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 129 कह रहा है, हेलीकॉप्टर में 2 पंखे लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं वो आपको बताना है। कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है, इससे जड़त्व आघूर्ण परिवर्तन होता है, गति ऊर्जा बनाए रखता है,
इसके भार को संतुलित रखता है। कौन सा कारण है जिसके जितने ये वो पंखे लगे होते हैं, तो ये इसका कारण होता है कि जो पंखे लगे होते हैं हेलीकॉप्टर में वो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, इसलिए पंखे लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कोणीय संवेग संरक्षित रहता है इसलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 130। सोयाबीन से सबसे अधिक होता है, सोयाबीन में सबसे अधिक होता है, क्या सबसे अधिक होता है दोस्तों, वो आपको बताना है। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या होता है वो आपको बताना है। खनिज होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, वसा होता है, तो कौन सा होता है। तो इसमें आप सभी को पता है कि जो सोयाबीन है उस सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए सोयाबीन प्रोटीन आपके प्रोटीन का सोयाबीन मुख्य स्रोत है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 131, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्राइड, हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एवं कीटोन के बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सिन, एल्डिहाइड एवं कीटोन के बने होते हैं जो CHO से बने होते हैं। इसमें CHO का अनुपात कितना होता है, CHO का अनुपात आपको बताना है। देखिए दोस्तों क्या होता है, CHO C6H12O6 होता है। अब अनुपात निकालेंगे 6, 12 और 6, 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 1 6, तो आपका जो अनुपात है 1:2:1 होता है। तो किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 32वां। प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में अपघटित होते हैं। एमिनो अम्ल में अपघटित होते हैं, क्या होते हैं, जाइमेस होते हैं, फाइलस होते हैं, या पेप्सिन होते हैं, इन्वर्टेज होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल अपघटित होते हैं, तो ये किसके कारण होते हैं, प्रोपेप्सिन के रूप में अपघटित होते हैं। पेप्सिन ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस ताप क्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ऐसा कौन सा ताप है इस पर एंजाइम सबसे सर्वाधिक सक्रिय रूप में रहते हैं, क्या वो 38 डिग्री सी है, 60 डिग्री सी है, और आपका 20 डिग्री सी है, या 40 डिग्री सी है। कौन सा राइट आंसर है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कितना होता है, 40 डिग्री सी पर सबसे सक्रिय होता है, क्योंकि 40 डिग्री सी पर ही दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या हो जाते हैं, पैमाने बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है, क्या है, प्रतिजैविक है, कौन सा है, ऑफ्लोसासिन या सल्फापिरिडीन, एस्पिरिन या फिनेसिटिन, कौन सा इसमें से राइट आंसर है दोस्तों, वो बताना है। तो आपका आंसर है दोस्तों ऑफ्लोसासिन आपका जो है प्रतिजैविक है इसमें से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 135वां। कह रहा है प्रोटीन विभिन्न खाद्य पदार्थों में विद्यमान होता है, इनका प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऊतकों की मरम्मत के लिए, गर्मी एवं ऊर्जा देने के लिए, खून साफ करने के लिए, शरीर की कमियों के इलाज के लिए। तो आपको पता है प्रोटीन विभिन्न खाद्य पदार्थों में विद्यमान होता है, इसका प्रयोग इसलिए होता है कि ऊतकों की मरम्मत कर सके, यानी कि टूट फूट हमारे शरीर में जो चोट लग रही है, हमारे एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी हमारे शरीर में कमियां हैं, रोग होते हैं, उनसे रोग से लड़ने के लिए प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। तो ऊतकों की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन को खाद्य पदार्थ में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 136 कह रहा है दो वस्तुओं की सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। दो वस्तुओं के सतहों के बीच क्या होता है, घर्षण बल उत्पन्न होता है। कैसे होता है, ऑप्शन पहला है सतहों के अणुओं के बीच प्रतिकर्षण के कारण, सतहों के अणुओं के बीच आकर्षण के कारण, अणुओं पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण, या चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर है दोस्तों आपका, यहाँ पर दो वस्तुओं की सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है, क्यों होता है, सतहों के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, इसलिए वहां पर घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्वों की उपलब्धता के घटते क्रम का सही विकल्प चुनिए। मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्वों की उपलब्धता के घटते क्रम का सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, सल्फर, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस। यहाँ पर कौन सा आपका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों, तो मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्वों की उपलब्धता घटते क्रम में
तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है दोस्तों कैल्शियम की, उसके बाद लोहे की, सोडियम की, सबसे कम होती है फास्फोरस की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, तो राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 138, ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण क्या है। ओजोन परत जो है उसका क्षरण हो रहा है, कमजोर हो रही है, छेद हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, वो आपको बताना है। कार्बन कारखानों से निकलने वाला धुआं है इसका कारण, पेड़ों की कटाई है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वाहनों का अत्यधिक प्रयोग है। तो जो ओजोन परत है उसका क्षय जो हो रहा है वो होता है दोस्तों CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 139वां क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है सभी चालकों की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है तथा ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, वो आपको बतानी है। चालक हैं उनकी चालकता तो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वो जो अर्धचालक उनकी चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है, वो आपको क्या करना है, बताना है। घटती है, बढ़ती है, सदैव समान रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है, घटती है। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है, और चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 140 कह रहा है आपसे मूल्यांकन का प्रत्यक्ष संबंध है, मूल्यांकन का प्रत्यक्ष संबंध है, किससे संबंध है, परीक्षा से है, संपूर्ण व्यक्तित्व से है, या विश्लेषण से है, क्या एकत्रीकरण से है, किससे है वो आपको बताना है। तो यह है संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन हमें पूरे व्यक्तित्व का करना होता है, तब हम कोई निर्णय सही दे पाएंगे, एक चीज का नहीं दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 141, सतत मूल्यांकन का कार्य है, सतत मूल्यांकन का जो कार्य है वो आपको बताना है। क्या कार्य है दोस्तों, पहला ऑप्शन है शिष्यों व अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना है, छात्र तथा अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना है, छात्रों को विशेषज्ञता स्तर तक पहुंचाना है, या उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर कह रहा है सतत मूल्यांकन का कार्य क्या है, तो ये सभी है। शिष्यों और अध्यापकों को कमजोरियों का पता लगाता है, छात्र अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित भी करता है, छात्रों को विशेषज्ञता स्तर तक पहुंचाता है। तो उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 142, क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न विज्ञान शिक्षण के समय उपागम की दिशा होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षण जब हम करा रहे हो, ठीक है, तो बच्चों को कर रहे हो, तो उस समय उपागम की दिशा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए वो आपको बतानी है। अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, अध्यापक बाल केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए। देखिए तो शिक्षा विज्ञान शिक्षण कौन कराएगा दोस्तों, ये कराएगा शिक्षक। जब शिक्षक कराएगा यानी अध्यापक कराएगा, तो जो दिशा होनी चाहिए वो अध्यापक केंद्रित ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 143 कह रहा है अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग के अनुसार सर्वाधिक लाभप्रद है। अन्वेषण विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, आर्मस्ट्रांग है। इनके अनुसार सर्वाधिक लाभ किसमें होता है, लाभप्रद कैसे है वो बतानी है आपको। प्राथमिक स्तर पर है, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में है, उच्च कक्षाओं में है, या प्रत्येक संस्था में है, कौन से में है दोस्तों, तो ये है प्राथमिक स्तर पर। क्योंकि आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण विधि का जो उपयोग किया था, खोजा था, उसको प्राथमिक स्तर के लिए ही खोजा था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन 144 कह रहा है विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है। विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है वो आपको बताना है। ज्ञान के भंडार का है, ज्ञान प्राप्त के मार्ग का है, दोनों का है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों 1 और 2 दोनों है, ज्ञान के भंडार का भी है, ज्ञान प्राप्त के मार्ग का भी है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक महत्व है। अगला क्वेश्चन 145 कह रहा है आपसे विज्ञान शिक्षण में पद विश्लेषण किसमें सहायता प्रदान करता है। विज्ञान शिक्षण में पद विश्लेषण किसमें सहायता प्रदान करता है वो आपको बताना है। उपलब्ध परीक्षण में करता है, परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारण करने में करता है, 1 2 दोनों में करता है, या उपरोक्त में से किसी में नहीं करता। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों 1 और 2 दोनों सही हैं। उपलब्ध परीक्षण में भी करता है, परीक्षण पदों के प्रकार में भी करता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 146 कह रहा है विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में निम्न में से क्या प्रमुख समस्या है। ठीक है, आर्थिक खर्च है, बिजली का उपलब्ध न होना है, अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी है, या ये सभी है। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, चौथा है कि जब हम दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं बच्चों के लिए, तो वहां पर खर्च भी बढ़ जाता है हमारा, ये भी एक समस्या है। अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी, क्योंकि वो उस चीज को उपयोग करना अच्छे से नहीं सीखे हैं, उनको ट्रेनिंग उसकी नहीं मिली है। और बिजली
की उपलब्धता भी एक समस्या है, क्योंकि हर समय बिजली नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन 147वां क्वेश्चन कह रहा है निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? परंपरागत स्वरूप नहीं है, विस्तृत रूप नहीं है, लघु रूप नहीं है, या गहनता नहीं है। कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है 147 की, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर लघु रूप नहीं है। कौन सा नहीं है? लघु रूप नहीं है। ठीक है, निबंध में लघु रूप नहीं होता, विस्तृत रूप होता है, परंपरागत रूप होता है, गहनता होती है, मगर लघु रूप नहीं होता। छोटे में नहीं लिखेंगे हम उसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 148 कह रहा है कार्य संरचना उपागम उपयोगिता सर्वाधिक है। कार्य संरचना उपागम उपयोगिता सर्वाधिक है किसके लिए है? छात्र हेतु है, अध्यापक हेतु है, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, कार्य संरचना उपागम दोनों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? राइट आंसर है। छात्रों के लिए भी होता है और अध्यापक के लिए भी होता है। तो 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 149 कह रहा है खोज विधि, क्या? खोज विधि में करके सीखने के सिद्धांत का प्रमुख चरण नहीं है। खोज विधि में करके सीखने का जो सिद्धांत है उसमें कौन सा ऐसा चरण है जो यहां पर नहीं होता? इसमें पहला ऑप्शन है समस्या, निर्णय, अवलोकन, पाठ्यक्रम का अध्ययन। इनमें से कौन सा आंसर है आपका राइट दोस्तों? तो यहाँ पर प्रमुख चरण नहीं है, अवलोकन इसमें नहीं आता है, क्योंकि खोज विधि में समस्या का भी समाधान कर सकते हैं, निर्णय भी ले सकते हैं, पाठ्यक्रम का भी अध्ययन कर सकते हैं, मगर अवलोकन नहीं करते हैं हम इसमें। तो अवलोकन इसका चरण नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों की समझ यानी कि अवबोध का विकास निर्भर करता है। बच्चों की समझ यानी कि अवबोध का विकास निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है अध्यापक के प्रयासों पर, छात्रों की रुचियों पर, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर, और या उपरोक्त सभी पर। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर अवबोध का विकास निर्भर करता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से ये सभी मैथ और साइंस के क्वेश्चन अच्छे समय में आ गए होंगे दोस्तों। आप इनको लगा करके जाएंगे, पढ़ करके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे और आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। क्लास पसंद आई है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।